नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा 2024 तथा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए लगातार अभ्यास प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं और निश्चित ही आपको ये फायदेमंद साबित हो रहा होगा। तो चलिए इसी श्रृंखला के तहत आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला अभ्यास प्रश्न, जबलपुर स्थित 64 योगिनी मंदिर में कितनी देवी प्रतिमाएं स्थापित हैं? ऑप्शन ए 64, बी 56, सी 81, डी 108। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 81। जबलपुर में भेड़ाघाट के निकट पे 64 योगिनी मंदिर मिलता है। यहाँ पे कुल 81 देवी मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित हैं और जो 64 योगिनी मंदिर है इसे कलचुरी वंश की जो शासक थे गयाकर्ण, उनकी रानी अल्हण देवी ने बनवाया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, त्रिपुरी के कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिए हैं, ए यशोधर्मन, बी वामराज, सी लक्ष्मणदेव और डी धंगदेव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वामराज। कलचुरी वंश के त्रिपुरी शाखा की स्थापना वामराज ने की तथा महेश्मती शाखा की स्थापना कोक्कल ने की थी। अगला प्रश्न है, सन 1212 में चंदेल शासक त्रैलोक वर्मन ने पराजित किया था। तो त्रैलोक वर्मन ने 1212 में किसे पराजित किया था बताना है। ऑप्शन ए यशकर्ण को, बी गयाकर्ण को, सी विजयदेव को और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विजयदेव। सन 1212 में चंदेल शासक त्रैलोक वर्मन ने कलचुरी शासक विजयदेव को पराजित किया था और कलचुरी राज को अपने अधीन कर लिया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निमाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली निमाड़ी बोली को किसकी उपबोली माना जाता है? ऑप्शन ए मालवी, बी गुजराती, सी राजस्थानी, डी मराठी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मालवी। यानी निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत जो बोली बोली जाती है वो मालवी की उपबोली मानी जाती है और इसका जो क्षेत्र है बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर जिलों में ज़्यादा बहुतायत रूप से बोली जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश की वह बोली जिसमें रियो, कियो आदि क्रियाओं का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस दिए हैं, ए बघेली, बी निमाड़ी, सी बुंदेली और डी मालवी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निमाड़ी। मध्य प्रदेश की निमाड़ी बोली में सर्वाधिक रूप से रियो, कियो इस टाइप की क्रियाओं का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मालवी बोली में किस भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? ऑप्शन ए गुजराती, बी मराठी, सी राजस्थानी और डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी मालवी बोली में जो गुजरात क्षेत्र के निकट वाला जिले हैं वहाँ पे गुजराती का प्रभाव है, महाराष्ट्र के निकट वाले जिलों में मराठी का प्रभाव है और राजस्थान के निकट वाले जिलों में राजस्थानी का प्रभाव है। तो इस प्रकार से संपूर्ण मालवा क्षेत्र जिस जिस राज्य से जुड़ा हुआ है या लगा हुआ है वहाँ पर उसका प्रभाव मालवी भाषा में दिखाई देता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बरायण या फिर अग्रोहन बुंदेलखंड की एक चित्रकला है, इसका संबंध है। तो आपको बताना है बरायण चित्रकला का संबंध किससे है। ऑप्शन ए यह एक मयूर की दीवार पेंटिंग है, बी इसे मंडप में विवाह के अवसर पर बनाया जाता है, सी खुशी के मौके पर चौक को रंगा जाता है और डी इसे नवरात्रि के दौरान दीवार पर बनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे मंडप में विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। तो याद रखिएगा बुंदेलखंड की चित्रकला है बरायण, इसे अग्रोहन भी कहा जाता है और इसे मंडप में विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, तेलंगा चित्रकला का संबंध है। ऑप्शन ए बघेलखंड, बी बुंदेलखंड, सी निमाड़ और डी मालवा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बघेलखंड। तेलंगा चित्रकला बघेलखंड से संबंधित है। इसे कोयले में तिल का तेल मिलाकर दीवारों पर लगाया जाता है और एक प्रकार से यह वॉल पेंटिंग है। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए राज्य की जनसंख्या की मांग के आधार पर, बी राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर, सी संसद के विचार पर और डी विधानसभा के सदस्य संख्या के आधार पर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्य विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के आधार पर निर्भर करता है। यानी उसी राज्य की विधानसभा में जितने सदस्य होंगे उसके आधार पर विधान परिषदों में सदस्य लिया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 450, बी 550, सी 500 और डी 552। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 500। किसी भी राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तक हो सकती है। अगला प्रश्न है,
भारत सरकार अधिनियम 1919 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, बी रेगुलेटिंग एक्ट, सी मार्लिमेंटो सुधार और डी पिट्स इंडिया एक्ट। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जब ये भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, उस दौरान भारत सचिव के रूप में मांटेग्यू और चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय के रूप में यहाँ पर पदस्थ थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल, बी जनरल आइजनहावर, सी जनरल यूजेन रोमेल और डी जनरल मक आर्थर। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनरल यूजेन रोमेल। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन में नाजी सेना की तरफ से मार्शल के रूप में कार्य करते थे। साथ ही एक ऐसे सैन्य सिद्धांतकार थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अपना काफ़ी ज़्यादा पराक्रम दिखाया और इसी वजह से इन्हें डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत की सबसे लंबी रेलवे रोड सुरंग है, तो आपको बताना है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। वो रेलवे की भी हो सकती है या रोड की भी हो सकती है। ऑप्शन ए त्रिवेंद्रम पोर्ट रेलवे सुरंग, बी अटल रोड सुरंग, सी पीर पंजाल रेलवे सुरंग और डी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड सुरंग। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीर पंजाल रेलवे सुरंग। पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग है और 11.22 किलोमीटर इसकी लंबाई है तथा यह जम्मू कश्मीर में रेलवे सुरंग के रूप में जम्मू कश्मीर में बनिहाल शहर के उत्तरी भाग से शुरू होता है और हिलार जो कि शहादाबाद में है वहाँ समाप्त होता है और ये जम्मू से बारामूला वाले रास्ते के दौरान पड़ती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन दिए हैं ए K2, बी गोरीचंद चोटी, सी पटकाई चोटी और डी कांगटो पर्वत। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांगटो पर्वत। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कांगटो पर्वत है जिसे कांगाडो राइज के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 7090 मीटर ऊंची है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, झेलम नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए मानसरोवर के निकट राकसताल, बी शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, सी बारालाचा दर्रे के निकट और डी मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। झेलम नदी जो लगभग 720 किलोमीटर की लंबाई से बहती है, इसका उद्गम शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में कुछ नदियां हैं जो मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं, खारे झीलों में मिल जाती हैं और रेत में समाप्त हो जाती हैं। ऐसी नदियां कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो कुछ नदियों के नाम दिए हैं, इसमें कौन सी नदी नहीं है बताना है। ऑप्शन ए लूनी, बी मच्छ, सी सरस्वती और डी सुवर्ण। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुवर्ण नदी। सुवर्ण नदी को छोड़ करके लूनी, मच्छ और सरस्वती नदियाँ ये वे नदियाँ हैं जो या तो मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं या खारे झीलों में मिल जाती हैं या रेत में समाप्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर यहाँ इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सांगड़ो, बी दिहांग, सी देबांग और डी पद्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिहांग। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है और तिब्बत में इसे सांगड़ो कहा जाता है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया कार्यक्रम भारत में खेलों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय योजना है। इसे कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 2014, बी 2016, सी 2018 और डी 2020। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2018। खेलो इंडिया कार्यक्रम भारत में खेलों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय योजना के रूप में कार्य कर रही है। इसे 2018 में उस समय पे जो तत्कालीन खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर थे, उन्होंने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या कर दिया गया है? ऑप्शन ए पावर ऑफ वुमेन लीग, बी अस्मिता महिला लीग, सी गोल्डन महिला लीग और डी शक्ति प्रतियोगिता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्मिता महिला लीग। जो खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम है वो वर्तमान में अब अस्मिता महिला लीग हो चुका है, तो इसका ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन ए सुनील गावस्कर पुरस्कार, बी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, सी नरेंद्र मोदी पुरस्कार और डी पीटी ऊषा पुरस्कार। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का अब नया नाम होगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और ये भारत में खेलों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ग्रैमी अवार्ड 2023 के लिए एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता हैं, तो आपको बताना है कौन है विजेता। ऑप्शन ए हैरीज हाउस, बी अपवित्र, सी ऐसे ही और डी है बुरा खरगोश। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो एल्बम ऑफ द ईयर है वो है हैरीज हाउस। तो ग्रैमी अवार्ड 2023 के लिए एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है हैरीज हाउस। हैरीज हाउस को के जो गीतकार हैं या एल्बम जिन्होंने बनाया है उनका नाम हैरी स्टाइल है और इन्होंने हैरी का घर के नाम से एल्बम को लॉन्च किया था और इसने ग्रैमी अवार्ड 2023 के लिए एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अर्थ शॉट पुरस्कार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इको ऑस्कर पुरस्कार, बी अर्थ पुरस्कार, सी पर्यावरण पुरस्कार और डी इकोलॉजिकल पुरस्कार। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इको ऑस्कर पुरस्कार। अर्थशास्त्र पुरस्कार को इको ऑस्कर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरस्कार प्रिंस विलियम्स और रॉयल फाउंडेशन इंग्लैंड के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए टी पद्मनाभम, बी मायरा ग्रोवर, सी विली नेल्सन और डी सी एस लक्ष्मी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टी पद्मनाभम, कि इन्हें केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया है और ये केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम पुरस्कार के विजेता हैं। ऑप्शन ए अंबाई, बी मायरा ग्रोवर, सी मनोज कुंवर और डी शंकरी चंद्रन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंबाई। ये एक तमिल लेखिका है, इनका पूरा नाम जो है सी एस लक्ष्मी है और इन्हें अंबाई के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम पुरस्कार 2023 दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन ए नीतू घाघस, बी प्रीतम सिवाच, सी मीराबाई चानू और डी नयन मोनी सेकिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो कि टोक्यो ओलंपिक विजेता हैं, इन्हें बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, फ़ोनपे एक डिजिटल पेमेंट सेवा प्रदान करने वाली एक कंपनी है जिसके संस्थापक और सीईओ हैं। तो फ़ोनपे के संस्थापक और सीईओ कौन है बताना है। ऑप्शन ए विजय शेखर शर्मा, बी समीर निगम, सी पाल बुचाइट और डी रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समीर निगम। फ़ोनपे एक डिजिटल पेमेंट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है, एक बेंगलोर में स्थित है इसका मुख्यालय और 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान में जो संस्थापक और सीईओ हैं वो समीर निगम हैं। इन्होंने राहुल चारी और बुर्जिन इंजीनियर के साथ में इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बेतार तकनीक वाईफाई का अर्थ है। ऑप्शन ए वायरलेस फोरकास्ट, बी वाइड फॉर्च्यून, सी वायरलेस फिडेलिटी और डी वायर्ड फोरकास्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का अर्थ होता है वायरलेस फिडेलिटी। इसका प्रयोग बेतार तकनीक द्वारा कंप्यूटर के दो उपकरणों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ईमेल का आविष्कार किसने किया है। ऑप्शन ए वी ए शिवा दुरई, बी है रे टॉमलिंसन, सी समीर भाटिया और डी विजय शेखर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वी ए शिवा दुरई। तो ईमेल के आविष्कार भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक वी ए शिवा दुरई ने किया था और साल 1978 में दुरई ने कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया जिसे ईमेल कहा गया था। इसमें इनबॉक्स, आउटबॉक्स, फोल्डर्स, मेमो, अटैचमेंट आदि सब कुछ था और इनके पास ही ईमेल शब्द का कॉपीराइट मौजूद रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, पिक्सेल क्या होता है। एक आउटपुट डिवाइस है जो चित्रों को प्रदर्शित करता है, बी स्क्रीन पर बनने वाले चित्र की सबसे छोटी इकाई या बिल्डिंग ब्लॉक है, सी स्क्रीन पर कलर कॉम्बिनेशन का नाम है और डी एक कंप्यूटर डिवाइस है जो आउटपुट प्रदर्शित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्क्रीन पर बनने वाले चित्र की सबसे छोटी इकाई या बिल्डिंग ब्लॉक है। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कंप्यूटर स्क्रीन का प्रकार नहीं है। तो अलग अलग प्रकार की कंप्यूटर स्क्रीन होती है, इसमें कंप्यूटर स्क्रीन का कौन सा प्रकार नहीं है बताना है। ऑप्शन ए TFT यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, बी TLOD यानी थिन लिक्विड ऑर्गेनिक डायोड,
सी है OLED यानी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, और डी है AMOLED डिस्प्ले यानी एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। इनमें से कौन सा कंप्यूटर स्क्रीन का प्रकार नहीं है, अब आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, TLOD यानी थिन लिक्विड ऑर्गेनिक डायोड। ये कंप्यूटर स्क्रीन का प्रकार नहीं है। इसके अलावा TFT, OLED और AMOLED, इसके अलावा LCD, ये सभी कंप्यूटर स्क्रीन के प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, ये आज का हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्नों के लिए आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें और अभ्यास करें। धन्यवाद। जय हिंद।